Everyone, welcome back to our pen. So in today's revision series, we're gonna revise Industrial Employment Standing Order Act 1946. तो आज हम ये एक्ट को रिवाइज करेंगे. So let's get started. पहले सेंट्रल लेवल पे ऐसा कोई एक्ट फॉर्म नहीं हुआ था जिसमें स्टैंडिंग ऑर्डर को गवर्न किया जाए. स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है? ये आपके टर्म्स होते हैं एम्प्लॉयमेंट के. आप किस बात मतलब आपके क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगे अगर आप किसी को एम्प्लॉय कर रहे हो. जैसे आपकी लीव पॉलिसी क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर मुझे टर्मिनेट कर दिया गया तो क्या होगा, मिसकंडक्ट हुआ तो क्या होगा, वो सारी पॉलिसीज़ हम लोग इसमें नोट करते हैं. मतलब एक लिस्ट बनाते हैं कि लोगों को पता होना चाहिए ना कि कौन सी पॉलिसीज़ क्या पॉलिसीज़ बनी हुई, तभी तो आप ट्रांसपेरेंट तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करोगे. तो इसी को स्टैंडिंग ऑर्डर कहा जाता है और इसी को सर्टिफाई करने के लिए, इसी को सर्टिफिकेशन देने के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर एग्जिस्टेंस में आया हुआ है. मैं बहुत डिटेल में इसमें नहीं बताऊँगी. अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप प्रोफाइल में जाकर देख सकते हो, वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में इसको कवर किया है. अभी रिविजन है तो क्विकली मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी बता देती हूँ. फर्स्ट क्या था, फर्स्ट लेजिस्लेशन आपके स्टेट लेवल पे आया था, वो था बॉम्बे इंडस्ट्रियल एक्ट 1938. अब कब आया था ये? आपकी इन्फोर्स की डेट थी 23 अप्रैल 1946. ये आपकी ऑल ओवर इंडिया लगती है और कहाँ लगती है? हर एक उस इस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पे 100 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं इन 12 मंथ. इन द प्रीवियस 12 मंथ अगर वो वहाँ पे 100 लोग एम्प्लॉयड हैं तो वहाँ पे ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगी. प्लस अगर वहाँ 100 लोग से कम एम्प्लॉयड हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि वहाँ पे ये एक्ट लगे, तो वो विद इन 2 मंथ की नोटिस देकर वहाँ पे वो एक्ट को अप्लाई कर सकती है. और ये कहाँ अप्लाई नहीं होगा? किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में अगर वहाँ पे बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 1946 या फिर एमपी इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1961 लग रहा है तो वहाँ पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे स्टैंडिंग ऑर्डर को गवर्न किया जा रहा है एक्ट्स के अंदर. अब आता है कुछ डेफिनेशंस. सेक्शन 2 सब सेक्शन सी में सर्टिफाइंग ऑफिसर को डिफाइन किया गया. कौन कौन होंगे सर्टिफाइंग ऑफिसर? तो आपके लेबर कमिश्नर होंगे, रीजनल लेबर कमिश्नर होंगे और कोई भी ऐसे ऑफिसर जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी तो वो एज अ सर्टिफाइंग ऑफिसर यहाँ पे वर्क कर सकते हैं. स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है? रूल्स रिगार्डिंग मैटर्स सेट आउट इन द शेड्यूल. तो इसमें शेड्यूल्स में कुछ मैटर्स दिए गए हैं, उस मैटर्स पे जो भी आपके रूल्स बनते हैं उसको हम लोग स्टैंडिंग ऑर्डर बोल देते हैं. अब आते हैं सेक्शन 3 सबमिशन ऑफ ड्राफ्ट. अब आपने स्टैंडिंग ऑर्डर का ड्राफ्ट रेडी कर लिया तो उसको हम सबमिट करेंगे. ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन सबमिट करेगा. बाय एम्प्लॉयर ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट करेगा. किसको करेगा? सर्टिफाइंग ऑफिसर को करेगा. कब करेगा? विद इन 6 मंथ ऑफ द एक्ट बिकम एप्लीकेबल. तो 6 महीने के अंदर आपके, मान लीजिए आपका एक्ट एप्लीकेबल आज से हुआ है, तो आज से लेकर विद इन 6 मंथ आपके पास टाइम है आपको ये फॉर्म फ्रेम करके सेंड करने का. अब आ जाते हैं, इसको मैंने चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगी. एम्प्लॉयर करेगा, एम्प्लॉयर ऑफ एवरी स्टैब्लिशमेंट सेंड करेगा. क्या करेगा? 5 कॉपी ऑफ ड्राफ्ट प्रपोजल. जो ड्राफ्ट प्रपोजल उसने बनाया है उसकी 5 कॉपी करेगा सेंड. उसके साथ क्या अटैच करेगा? स्टेटमेंट गिविंग प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स ऑफ वर्कमैन के सारे पर्टिकुलर्स सेंड करेगा. अगर वो किसी ट्रेड यूनियन में लाइक आपके स्टैब्लिशमेंट में कोई ट्रेड यूनियन है, वो जॉइंट है, तो उसके भी पर्टिकुलर सेंड करेगा. किसको करेगा? सर्टिफाइंग ऑफिसर को करेगा. इतना तो क्लियर हो गया होगा. अब जो सर्टिफाइंग ऑफिसर है वो उसको चेक करेगा और चेक करने के बाद ट्रेड यूनियन को वापस भेजेगा और बोलेगा आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना. अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है तो विद इन 15 डेज, जब भी आपको ट्रेड यूनियन को वो आपको मिला है, रिसीव किया, उसके 15 दिन में आपको ऑब्जेक्शन करना होता है. अगर आप ऑब्जेक्शन नहीं करते हो तो मान लिया जाता है ग्रांटेड है या फिर आप वापस कर देते हो. ठीक है, तो ये हो गया आपका सबमिशन. अब आता है कंडीशन ऑफ सर्टिफिकेट. आपको सर्टिफिकेट कब मिलेगा? फर्स्ट थिंग, अगर ऑब्जेक्शन नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली सर्टिफिकेशन आपको मिल सकता है. दूसरा, उस जो आपने स्टैंडिंग ऑर्डर का प्रपोजल दिया, जो ड्राफ्ट दिया है, उसमें सारे मैटर्स होने चाहिए जो आपके शेड्यूल में दिए हुए हैं. अगर वो सारे मैटर्स नहीं हैं तो आपका जो सर्टिफाइंग ऑफिसर है वो आपको कह देगा नहीं, हम ये रिजेक्ट कर रहे हैं, आप दूसरा बना के लाओ. ठीक है, या फिर वो उसमें करेक्शन भी कर सकता है. तो ये हो गया. अब आता है
अगर ऑर्डर सर्टिफाइड हो गया तो जो आपका सर्टिफाइंग ऑफिसर है वो सेंड करेगा कॉपी। सर्टिफाइड हो गया है तो अब उसे हम लोग कहेंगे सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर, CSO। तो वो किसको सेंड करेगा? वो सेंड करेगा ट्रेड यूनियन को और एम्प्लॉयर को, ठीक है। ट्रेड यूनियन एम्प्लॉयर के पास पहुंच गया। अब जो भी उसके पास पहुंचा, अगर मान लीजिए आप जो आपके सर्टिफाइंग ऑफिसर थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करके आपके स्टैंडिंग ऑर्डर को दे दिया और आपको ये पसंद नहीं आया, एम्प्लॉयर को वो समझ नहीं आ रहा है कि नहीं मुझे चेंज करना है, तो वो अपील करने जाएगा। तो वो अपील कहाँ करेगा? वो अपील करेगा एप्लीमेंट अथॉरिटी में विदिन 30 डेज, ठीक है। 30 डेज के अंदर अपील करने का टाइम होता है। वैसे मोस्टली एक्ट में 30 डेज ही होता है, तो इस एक्ट में भी 30 डेज का टाइम है अपील करने का कि मुझे ये वाली चीज़ें नहीं समझ आई हैं। जब आपने अपील कर दी तो डिसीजन आ जाता है, ठीक है। डिसीजन आने के बाद इट सेंड कॉपी विद 7 डेज ऑफ द प्रोसेस। अब 7 दिन के अंदर वो कॉपी सबको वापस से सेंड कर दी जाएगी। किसको की जाएगी? सर्टिफाइंग ऑफिसर को सेंड की जाती है, ट्रेड यूनियन को की जाती है और एम्प्लॉयर को की जाती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आपका सर्टिफाइंग ऑफिसर जो थे वो आपको सेंड कर चुके हैं। अब आपके पास सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर आ गया है, तो अब उसको अप्लाई करने की बारी, उसके एप्लीकेशन की बारी है। तो अब वो ऑपरेशन में कब से आएगा, इन्फोर्स कब होगा आपके एस्टैब्लिशमेंट में? तो 2 चीज़ें हैं। अगर देयर इज़ अ नो अपील मेड, कोई भी अपील नहीं हुई है और आपको जो भी आया वो एक्सेप्टेड है, तो आप तब भी 30 डेज रुकोगे। कि मान लीजिए आप एम्प्लॉयर हो, आप सोचोगे रुक जाते 30 डेज, मे भी ट्रेड यूनियन को हो, ट्रेड यूनियन इसलिए रुकेगा कि मे भी एम्प्लॉयर को, तो वो 30 डेज का टाइम जो अपील वाला टाइम है उसको क्रॉस होने के बाद ही ऑपरेशन में आएगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, अगर अपील इज़ मेड, अगर अपील हो गई है तो ऑब्वियसली 30 डेज तो बीत गए, उसी के बीच में हुई होगी। अब प्रोसेसिंग हो गई है, अब आपका कोई ना कोई अवार्ड आ गया होगा, वो आपका सर्टिफाइंग एक ऑर्डर तो आ ही गया होगा, तो उसके एक्सपायरी के 7 दिन के बाद ही आप करोगे। देखिए 7 दिन कौन से हैं? ये वाले 7 दिन, विद इन 7 डे ऑफ सर्टिफिकेशन आप रुकोगे, तब उसके बाद आप ऑपरेशन में लाओगे इन द केस जब अपील मेड होती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आता है इसका ड्यूरेशन क्या होगा। ये जो आपका स्टैंडिंग ऑर्डर बना हुआ है ये कितने दिन तक अप्लाई होगा, इसमें मॉडिफिकेशन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? तो स्ट्रिक्टली इसमें लिखा गया अनमॉडिफाई होता है फॉर द 6 मंथ, तो 6 मंथ तक कोई मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं करते हैं। बट अगर ट्रेड यूनियन चाहे, एम्प्लॉयर चाहे, वर्कमैन चाहे तो मॉडिफिकेशन हो सकता है 6 महीने से पहले। तो क्या करना पड़ेगा आपको? 5 कॉपी ऑफ ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ मॉडिफिकेशन, जो अभी आप मॉडिफिकेशन के ड्राफ्ट प्रपोजल है वो, कॉपी ऑफ अग्रीमेंट की भी कॉपी चाहिए। किसकी अग्रीमेंट की? एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ होगा कि हम दोनों म्यूचुअली चाहते हैं कि इसमें मॉडिफिकेशन हो, उसकी कॉपी जाएगी सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास विद एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन भी आप लिखोगे कि हम इसमें चेंजेस चाहते हैं, तभी ये चेंजेस पॉसिबल हैं। तो सेक्शन 10 ड्यूरेशन एंड मॉडिफिकेशन, इससे काफ़ी रिपीटेटिव क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर आप PYQ सॉल्व कर रहे हो तो ये जो 6 मंथ है ये भी क्वेश्चन आ ही चुका है, और 5 कॉपीज़ वाला भी आ चुका है। इवन अपील में कब ड्यूरेशन आपका ये भी आ चुका है, सो ध्यान से दीजिएगा वाला। अब आते हैं डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर मिसकंडक्ट। अगर कोई भी मिसकंडक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या ऑप्शंस होते हैं एम्प्लॉयर के पास? या फिर उस पर फाइन किया जाता है एम्प्लॉय पे, या फिर उसे सस्पेंड किया जाता है और वहाँ पे इंक्वायरी बिठाई जाती है कि हुआ क्या था एक्चुअल में, राइट। तो अगर फाइन किया जा रहा है तो 2% इस एक्ट के अंदर और 3% है पेमेंट ऑफ वेजेस के, इतना मैक्सिमम भी आप फाइन कर सकते हो। अगर सस्पेंड किया जा रहा है तो इस एक्ट के अंदर सस्पेंशन अलाउंस दिया जाता है, ठीक है। आपको सस्पेंशन अलाउंस दिया जाएगा। अब कैसे दिया जाएगा, कितना अमाउंट दिया जाएगा? तो 2 केसेस है। अगर इंक्वायरी वो डिपार्टमेंट में हो रही जिस डिपार्टमेंट में वर्क करता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हो रही है तो, और दूसरा केस है अगर कोई थर्ड पार्टी कर रहा है, कोई एजेंसी कर रहा है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं डिपार्टमेंट कर रहा है तो क्या होगा। तो आपका सस्पेंशन अलाउंस 1/2 मतलब 50% होगा वेजेस का फर्स्ट 90 डेज़ के लिए। पहले 90 डेज़ के लिए वो उसको 50% मिलेगा। अगर मान लीजिए जो आपका 90 डेज से ज़्यादा चला गया,
जो आपकी इंक्वायरी थी वो 90 डेज से ज़्यादा चली गई। और क्यों ज़्यादा चली गई? क्योंकि जो आपकी डिपार्टमेंट है उससे देर हो रही है, मतलब वो सारे एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पा रही, उसकी प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है। तो उस एम्प्लॉय को थर्ड फोर्थ मतलब 75% ऑफ वेजेस मिलेगा जब आपकी जो देर हो रही है वो डिपार्टमेंट की वजह से हो रही है, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा, अगर वो एम्प्लॉय की वजह से हो रही है, एम्प्लॉय आपका कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, वो जो भी आपसे वो मांगी जा रही है कि आप आ जाओ, प्रेजेंट हो जाओ, तब भी वो प्रेजेंट नहीं हो रहा है, या फिर XYZ कुछ भी रीज़न है पर गलती एम्प्लॉय की है, तो यहाँ पे उसको 1/4 मिलेगा। नेक्स्ट 90 डेज के लिए 1/4 मतलब 25% ही उसको मिलेगा एज अ सस्पेंशन अलाउंसेस। अब आ जाते हैं केस 2। अगर जो आपकी इंक्वायरी है वो एजेंसी के थ्रू हो रही है, तो यहाँ पे जो आपके 90 डेज थे तो 50% ऑफ वेजेस मतलब 1/2% ऑफ हिज वेजेस 180 डेज के लिए मिलेगा। यहाँ पे 90 डेज को डबल कर दिया है क्योंकि एजेंसी में सबको पता टाइम लगेगा, तो इसलिए इसको डबल कर दिया गया है। अगर प्रोलॉन्ग कर रहा है 180 डेज का पीरियड और वो डिपार्टमेंट की वजह से कर रहा है तो 75%, अगर वो एम्प्लॉय की वजह से कर रहा है तो 25%। ये दोनों वही चीज़ें हैं, बट वहाँ पे 90 से यहाँ 180 हो गया है। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो एम्प्लॉय है उसको वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा, वहाँ पे उसका रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी के अगेंस्ट चल रहा है। फोर्थ है, इट शैल बी इंक्वायर्ड विद इन अ 3 मंथ। तो इनका कहना है कि 3 मंथ के अंदर ही करके ख़त्म करूँ, मतलब 90 डेज में ही करूँ, नहीं तो उससे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बट हाँ 93 मंथ में ही आपको कंप्लीट करना है। और अगर एम्प्लॉय को गिल्टी पाया जाता है, अगर माना जाता है कि वो गिल्टी था और उसको सस्पेंड किया जाएगा, तो क्या होगा, उसको फर्दर रेमुनरेशन नहीं मिलेगी। अब जो आपको रेमुनरेशन मतलब वो मिल रही थी, ऐसे मिल रहा है, सस्पेंशन अलाउंस मिल रहा है, वो नहीं मिलेगी और प्लस रिकवरी भी नहीं होगी। जो पिछला आपने दे दिया 90 दिन का, वो आप रिकवर करने भी नहीं जाओगे। ये हो गया इन द केस ऑफ गिल्टी। इन द केस इज नॉट गिल्टी, अगर वो गिल्टी नहीं है तो अगले 4 दिन का दोगे, फिर बाद में उसको आप ज्वाइन करवा लोगे, मतलब वो वापस से अपना जो वर्क है वो वापस से आ सकता है, वो रीजॉइन कर सकता है। इफ़ अ राइट पर्सन अपील इन 21 डेज टू द अथॉरिटी एंड ऑर्डर शैल बी पास विद इन 21। अगर यहाँ पे भी कोई इशू होता है तो 21 डेज है उसको अपील करने के लिए, और अथॉरिटी के पास 15 दिन का टाइम होता है ऑर्डर को पास करने के लिए। अब आ जाते हैं मैटर्स। ये आपके मैटर्स शेड्यूल में दिए हुए हैं, जितने भी शेड्यूल हैं इसमें 3 शेड्यूल है। फर्स्ट है आपका नॉट फॉर द कोल माइन, एंड सेकेंड है कोल माइन के लिए, और आई थिंक थर्ड जो है वो है इंडस्ट्रीज़ के लिए। वैसे सब में मैटर्स ऑलमोस्ट सेम ही हैं, तो मैटर्स देख लेते हैं। यहाँ से आपके PYQs 2 बार आ चुके हैं। तो पहले यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर किया गया है। पहले इस एक्ट में 2018 के पहले इसमें 6 टाइप ऑफ वर्कर थे। कौन से? परमानेंट वर्कर हुआ करते थे, प्रोविजनल, बदली, टेम्प्रेरी, कैजुअल एंड अप्रेंटिस। पर 2018 में एक अमेंडमेंट आता है, उसमें फिक्स टर्म वर्कर को भी ऐड किया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, तो मैं उसको बता देती हूँ क्या क्या होता है। परमानेंट वर्कर, जो परमानेंटली आपके मास्टर रोल में उनका नाम ऐड होता है, उसे हम परमानेंट वर्कर कहते हैं। प्रोविजनल वर्कर क्या होते हैं? जो आपके न्यू ज्वाइनीज होते हैं, आप उसको 3 मंथ का 6 महीने का प्रोविजनल पीरियड में उनको रखते हो, उसे प्रोविजनल वर्कर कहते हैं। बदली वर्कर क्या होता है? कोई आपका परमानेंट वर्कर जा चुका है और उसके एक्सचेंज में कुछ दिन के लिए, 3 दिन 4 दिन के लिए किसी वर्कर को आप रिप्लेस करने के, मतलब उस वैकेंसी को फुल करने के लिए, वो भी टेम्प्रेरी बेस पे। टेम्प्रेरी क्या? टेम्प्रेरी से भी कम टाइम, वो 2 दिन 3 दिन ही हो सकता, तो उसे बदली वर्कर कहते हैं। टेम्प्रेरी वर्कर क्या होते हैं? कोई ऐसा नेचर ऑफ वर्क है जो आपका कुछ ही हफ्ते के लिए, जैसे लाइक अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन में कारपेंटर्स आओगे, कारपेंटर्स नहीं कह सकते क्योंकि वो तो आपके दूसरे काइंड ऑफ वर्कर हो जाते हैं, मतलब वो आपके पास हमेशा काम नहीं आता वैसा, तो आप टेम्प्रेरी बेसिस पे कुछ लोगों को बुलाए, उनको एम्प्लॉयमेंट दी, तो वो टेम्प्रेरी हो जाएंगे। कैजुअल, जो कैजुअल नेचर के वर्क करते हैं। अप्रेंटिस, जो आपके ट्रेनीज होते हैं, तो वो हो गए। और फिक्स टर्म वर्कर क्या होते हैं? वो आप उनको बता के करते हो कि आप 2 साल के लिए हमारे साथ एम्प्लॉयड हो, तो उसे फिक्स टर्म वर्क एम्प्लॉयमेंट कहते हैं।
और इनको सारी वो फैसिलिटीज़ दी जाएंगी जो रेगुलर वर्कर को दी जा रही हैं, उनको वैसे ही इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं है 2 साल के लिए आए तो हम उनको कोई फैसिलिटी नहीं देंगे, बोनस नहीं देंगे, जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर फैसिलिटीज़ हैं उनको नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। उनको जैसा आप रेगुलर वर्कर को करते हो वैसे इनको भी ट्रीट करना है। और ये वाला कब ऐड हुआ था? 2018 के अमेंडमेंट में, अदरवाइज पहले 6 था। अब ये कुछ मैटर्स हैं किस पे आपको बनानी चाहिए, तो लेट कमिंग पॉलिसीज, लीव पॉलिसी, अटेंडेंस पॉलिसी, कैजुअल लीव, पेमेंट ऑफ वेजेस पॉलिसी, स्टॉपेज ऑफ वर्क पॉलिसी, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर मिसकंडक्ट, सस्पेंशन, डिसमिसल और कंप्लेंट पॉलिसी। कंप्लेंट पॉलिसी भी क्वेश्चन बना था 2019 और 20 में था कि कौन सा एक्ट मैच द फॉलोइंग में आया था, कौन से एक्ट के अंदर कंप्लेंट पॉलिसीज फ्रेम की जाती हैं, तो वो आपका स्टैंडिंग ऑर्डर हो गया। ये आपके सारे मैटर्स हो गए जो आपके इस एक्ट के अंदर कवर किए जाएंगे, मतलब जब भी आप ड्राफ्ट करोगे स्टैंडिंग ऑर्डर को। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थैंक यू।